नमस्कार। और आज नीति पथ के स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में खास मेहमान इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सीएमडी श्रीमती वर्तिका शुक्ला। और देखिए, बात बहुत सारी नीति पथ के प्लेटफॉर्म पे हम करते हैं, बट देश के लोगों को ये जानना, ये समझना, इसके बारे में अवगत होना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत किस गति से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये हम सबको जानना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। एक बात तो ये है, और दूसरा, भारत की बेटियों का योगदान कितना महत्वपूर्ण हो गया है पिछले कुछ वर्षों में, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में, और बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला आज हमारे लिए। पहले तो मैं शुरू इसी बात से करना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में हो सकता है इस वक्त जो पॉडकास्ट एपिसोड देख रहे हों वो पहली बार सुन रहे हों कि ये संस्था क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है। तो वहीं से शुरू करते हैं मैम। पहले तो EIL के बारे में बताइए। धन्यवाद अमित जी। और मेरे लिए ये बहुत खुशी का मौका है और एक सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पॉडकास्ट नीति पथ पे हूँ। एक समर्पित देशवासी होने के नाते और एक भारतीय उपक्रम के चेयरमैन होने के नाते जो देश की प्रगति है, जैसे आपने शुरुआत करी पॉडकास्ट की, वो हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 6 दशकों में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने निरंतर ये प्रयास किया है कि वो अपनी पूरी क्षमता से भी अधिक देश की प्रगति में योगदान दे। और इस देश में अगर हम देखें तो आज जैसे आपने बताया, हमारे जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको कैसे समझाया जाए कि EIL करता क्या है जी। तो आपने देखा है हमारे यहाँ पेट्रोल, डीज़ल, इसकी कभी भी पिछले कई दशकों से कभी कमी नहीं रही है। तो ये आते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं? तो कच्चे तेल, जो क्रूड ऑयल जिसको हम बोलते हैं, वो देश में आयात होता है आमतौर पर। कुछ हमारे यहाँ भी हम प्रोड्यूस करते हैं देश में, पर इस कच्चे तेल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी गाड़ियों में। उस कच्चे तेल को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डीज़ल, गैसोलीन हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो रिफाइनरीज़ लगती हैं जी, और देश में आज हमारी करीब 260 मिलियन टन क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जिसमें तकरीबन 160 मिलियन टन कैपेसिटी की जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग है और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, वो हमारे उपक्रम ने EIL करता है। तो हमारे जो दर्शक हैं और जो हमें सुन रहे हैं, वो कभी मथुरा से गुजरें, मथुरा रिफाइनरी देखें, पानीपत से गुजरें, पानीपत रिफाइनरी देखें, कोची में जाएं, कोची रिफाइनरी देखें, बॉम्बे में रहते हैं तो मुंबई रिफाइनरी, HPCL की रिफाइनरी जो माहौल में है, ये सब रिफाइनरीज़ की डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, इम्प्लीमेंटेशन हमने करी है। इसी तरह से आप अगर राजस्थान में हैं और जयपुर में हैं तो हमारा भामाशाह डेटा सेंटर वहाँ पे जो है, उसकी PMC सर्विसेज, पूरा डिज़ाइन इंजीनियरिंग हमने किया है। तो देश के अनेक सेक्टरों में रिफाइनिंग है, पेट्रोकेमिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अभी जो नई ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन की और इस तरह का बायोफ्यूल की, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स की जो कल्पना है, रिपोर्ट्स हैं, फिजिबिलिटीज़ हैं, उसमें क्या इकोनॉमिक्स आती है, कैसे इसकी डिज़ाइन हो, आगे कैसे हर एक इक्विपमेंट कैसे हम प्रोक्योर करें, कैसे इसे जोड़ें, कैसे पूरी एक रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल या कोई भी प्रोजेक्ट को निर्माण करें, ये सब काम हम करते हैं। और देश में ही नहीं, विदेशों में भी हम कई विदेशों में आज हैं, और यही हमारी जर्नी है। और इसी को हम और स्ट्रेंथन कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं और नए नए सेक्टरों में काम कर रहे हैं। तो ये EIL है आपके लिए एक संक्षेप में, और एक ग्लोबल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। हम ग्लोबल कंपनी फॉर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को खड़ा करते हैं, उसमें हमारा काफ़ी योगदान रहा है।
मैं जितना पढ़ के आया था ईएल के बारे में मैम, और मुझे लग रहा था, थोड़ा संशय भी था कि जितना मैंने पढ़ा है उतना काफ़ी है, बट आपने जो कुछ बताया उसके बाद अब कोई संशय नहीं है कि ईएल और क्या क्या करता है, क्योंकि मुझे अब ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गया। और आपने जैसे बताया, मुझे लगता है अब उन सड़कों से और उन जगहों से गुजरने वाले लोग जब भी उस जगह को देखेंगे तो ईएल को एक बार ज़रूर याद करेंगे। भारत के विकास में भारत की रफ्तार जो रही है प्रगति की पिछले कुछ वर्षों में, उसमें ईआईएल जिस तरीके से योगदान दे रहा है, जो कंट्रीब्यूशन है, और एक कहे ना कि एक पीएम का विजन है, उसमें ईआईएल कैसे अलाइन कर रहा है अपने आप, उस योगदान में अपने समर्पण को कैसे बढ़ा रहा है, इसके बारे में बताइए। ये तो देश के लिए और हमारे हम सब के लिए, और ख़ासकर जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं उन सब के लिए एक विज़न देना, एक हमें रास्ता दिखाना जो ऑनरेबल पीएम हमें दिखाते हैं समय समय पर, और देश की नीतियाँ ऐसी बन रही हैं पिछले गत वर्षों में जो कि एक एनेबलर हैं इन्वेस्टमेंट के और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने के। तो हम एज एक कंसल्टेंसी उपक्रम होने के नाते हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे इन जो निवेश आए हैं हर सेक्टर्स में उनसे खुले हैं। देश की प्रगति तो बहुत ही तेज़ रफ्तार से है ही। एक मूल बात ये है कि ये प्रगति कई डायमेंशंस में, मल्टी डायमेंशंस में, और अगर हमें अपना उपक्रम उन सब डायमेंशंस में हमें योगदान देना है तो हमें क्षमता भी हर एक सेक्टर में डेवलप करनी पड़ेगी जी। और मैं ये उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जैसे हम ऑयल एंड गैस में ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पर एक उदाहरण पे देखिए डेटा सेंटर्स हैं जो आज की डेट में विदेश में भी और देश में भी इनकी रफ्तार बहुत तेज़ है। जिस तरह से निवेश हो रहे हैं उपक्रमों में और प्राइवेट सेक्टर स्पेस में भी, तो इस स्पेस में हमने काफ़ी अपने प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाए हैं। एक हमारा बहुत बढ़िया डेटा सेंटर अभी अगले हफ्ते और कुछ चंद दिनों में ही कंप्लीट होने वाला है। इसी तरह से एयरपोर्ट का सेक्टर है जहाँ पे हम लेह एयरपोर्ट देख रहे हैं, जहाँ जियोथर्मल हम यूज़ कर रहे हैं जो नई ऊर्जा है और नेट ज़ीरो की तरफ जाती है। तो ये सारे जो पॉलिसीज़ या आप बायोफ्यूल देखिए जो प्रधानमंत्री जीवन योजना है जहाँ पे एक कैपिटल सब्सिडी देते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, उसमें भी हम ईआईएल एक प्रोजेक्ट लगा रहा है नुमालीगढ़ में बैम्बू बेस्ड एथेनॉल का। तो ये सारी जितनी भी नीतियाँ हैं, जितना भी एक विज़न है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, उस सब में ईआईएल बहुत ही क्लोज़ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अभी एक उदाहरण के तौर पे और को बताऊं कि पेट्रोकेमिकल की हमारे यहाँ पर कैपिटा देखिए तो बहुत कम प्रयोग है जी। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक और रिसर्कुलरिटी तो एक हमारे इकोनॉमी में है, बट हम बाड़मेर की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी भी एज पीएमसी कंसल्टेंसी में लगा रहे हैं जिसकी पेट्रोकेमिकल की जो क्षमता है, इंटेंसिटी है, वो देश में रिलायंस छोड़ के सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं ये हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन से अलाइन करें, अपनी क्षमता, अपनी कॉम्पिटेंसी को उस तरफ, उस दिशा में ले जाएं कि हम देश के विकास में हाथ मिला के देश भी बढ़े और हम भी बढ़ें। मैम, अच्छा मैम, अभी विजिलेंस अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। देश की शासन व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में सतर्कता का इतना महत्व क्यों है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज के समय में अगर हम इसकी बात करें तो मैं पहले भी कहता हूँ कि सतर्कता हम सुनते ज़रूर हैं, बट लोगों के लिए इसको, लोगों तक ये बात जाना बहुत ज़रूरी है कि सतर्कता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी हम कार्य करें तो उसमें एक अगर प्रोसीजर है, एक
पारदर्शिता है, तो वो लोगों को काम करने में बहुत बड़ा सहायक है। और यही नहीं, वो कार्य करने में एक सरलता भी लाता है कि आपको और ख़ास करके जैसे हमारी कंपनी है जहाँ हम बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए का सामान खरीदते हैं देश से विदेश से। काफ़ी हद तक तो हम आत्मनिर्भर हैं, बट बहुत चीज़ें हमें बाहर से भी लेनी पड़ती है। तो ये जब हम सब इतने कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं तो स्वाभाविक है कि एक इंसान को एक काम करते समय प्रोसीजर ना होने से कहीं कुछ एक सब्जेक्टिविटी आ सकती है, अपने हिसाब से वो काम कर सकता है और उसमें कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम पब्लिक फंड्स यूज़ करें या किसी क्लाइंट के फंड्स निवेश को यूज़ करके कुछ प्रोक्योरमेंट करें, तो इसमें एक सतर्कता ज़रूरी है। और वो सतर्कता ये इंश्योर करती है कि जो तकनीक सही है और जो टेक्निकली सही है, जो क्वालिटी की चीज़ है वही खरीदी जाए, वही लगाई जाए, उसमें कोई कमी ना हो। क्योंकि जब निवेश कोई भी क्लाइंट या देश या कोई भी उपक्रम करता है तो उसकी जो आउटपुट होती है वो कई वर्षों तक चलती है, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। आप देखिए हमारी जो पहली रिफाइनरी है वो 120 साल पुरानी है। तो ऐसे हमारे जो हम इतना निवेश करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं, उसमें हर चीज़ सही तरीके से आए। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने हर कार्य में सतर्क रहें कि हम सही कार्य कर रहे हैं और जो अलाइनमेंट है, जो जिस अनुसार तकनीकी रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ण करें। इसमें एक और पहलू है, तकनीकी तो एक पहलू है, पर इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी हैं जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई किस तरह से हम किसी को क्वालिफाई करें कि हाँ ये लायक है इन चीज़ों को डिलीवर करने के लिए। तो ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंपनी कि हम अपने क्लाइंट्स को सही एडवाइस दें। तो ये सब के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सतर्कता मेंटेन कर सकें, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी गलतियां कम होंगी और गलतियां कम होंगी तो जाहिर है हमें पर सवाल भी कम उठेंगे और अगर सवाल उठते हैं तो उनके जवाब भी हम सही तरीके से दे पाएंगे। और ये एक मज़बूत उपक्रम की एक उपलब्धता है कि हम सतर्कता को अपने हर कार्य में उसको ध्यान में रखते हुए करें। क्योंकि आप जब लिखते हैं, आप एक लॉजिक बनाते हैं कि हाँ मैं ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एक आपको भी संतोष होता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ और खुद भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं जो है वो सही रास्ते जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और हम इसे पूरी तरह हमारे पूरे कर्मचारियों के, अधिकारियों के ऊपर, हमारे बोर्ड में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम पहलू है हमारे पूरे जो हम कार्य करते हैं। जी मैम, इस पद पर रहते हुए जिम्मेदारियां, दायित्व और चुनौतियां, इन तीनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। और क्या आपको लगता है ये तालमेल बिठाना अपने आप में एक चैलेंज है, या समय के साथ, हम कहते हैं ना वक्त बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देता है, परिस्थितियां आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं, बट क्या आपको लगता है इस पद पर रहते हुए ये तालमेल आप आसानी से बिठा लेती हैं, जिम्मेदारियों का, दायित्वों का, चुनौतियों का? देखिए, जीवन तो चुनौतियों से ही भरा पड़ा है और इसको हम कैसे अपने खुद निजी जीवन में और अपने कार्यकाल में जो हम यहाँ पे जिस पद पर हैं उसको कैसे निभाते हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट एक बहुत ही सेटिस्फाइंग जर्नी है, इफ़ आई कैन से। क्योंकि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ आती हैं। अगर आप चुनौतियों को नहीं ले सकते तो आप कुछ अलग हट के कर भी नहीं सकते।
तो एक कुछ जो अलग हटके भीड़ से परे कुछ आगे बढ़ने के लिए आप अगर उसमें विश्वास रखते हैं या आपका खुद एक एम्बिशन है, डिज़ायर है, तो वो चुनौतियाँ तो जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। और यही मूल है हमारे अपने उपक्रम का भी, क्योंकि हमने कई नई चीज़ें करी हैं। देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जो EIL ने पहली बार करी है। जैसे आप देखिए, एक एक्रिलेट का प्लांट है जो हमने BPCL के लिए कोची में लगाया जी। अब वो पूरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। देश में जो बाहर से इंपोर्ट होते थे रसायन, वो अब हम खुद देश में बना रहे हैं। ऐसे ही 2 प्लांट जो हम अभी लगा रहे हैं, एक हमारे क्लाइंट हैं गेल जो उसार में हम लगा रहे हैं, और एक पेट्रोनेट जो हम दहेज में लगा रहे हैं। और हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं वो जब वहाँ जाएं तो देख भी सकते हैं वहाँ क्या कार्य हो रहा है। वो है हम प्रोपेन इंपोर्ट का। प्रोपेन मतलब देखिए LPG जो हमारे घरों में यूज़ होती है, वो पूरे विश्व में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है जी। तो उसको लाके पेट्रोकेमिकल बनाना, तो ऐसे 2 प्लांट पहली बार देश में EIL लगा रहा है। तो ये हमारी चुनौतियाँ थी पर हमने ली, और हमको ये कॉन्फिडेंस है, हमारी टीम्स को पूरी कैपेबिलिटी है, और कि ये हमारे लिए कोई बहुत खास चुनौती नहीं, चुनौतियों को अवसर में बदला आपने। एकदम अवसर में बदला। और ये हमारे DNA है जी। ये कंपनी के हर एक जो कर्मचारी है, अधिकारी है, सबके अंदर ये जोश जुनून है कि हम नई चीज़ को अपनाएं और उसको जो है वो अवसर में बदलें, खुद भी बढ़ें और देश को भी बढ़ाएं। भारत के बारे में पूरी दुनिया के अलग अलग देश में मुझे लगता है यही बात करते हैं कि भारतवासी जो हैं वो चाहे जिस भी देश में सेटल हुए जी, उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला। और माननीय प्रधानमंत्री ये बात अलग अलग मंचों से हमेशा कहते हैं, जब भी वो बाहर जाते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे गर्व, सबसे बड़ा गर्व इस बात का है कि हमारे भारतवासी जहाँ भी गए उन्होंने चुनौतियों को अवसर में बदला। और बेटियों ने भी चुनौतियों को अवसर में बदला है। मेरा अगला प्रश्न अब बेटियों से ही जुड़ा हुआ है कि आज के दौर में भारत का जो समग्र और सशक्त विकास है, ये दोनों चीज़ें हैं। इस विकास में पिछले कुछ वर्षों में देश की बेटियों का योगदान बहुत बढ़ा है और उसको प्रोत्साहित किया है प्रधानमंत्री ने। इस पर क्या कहना चाहेंगी? आप भी देश की एक बेटी के तौर पर इतने महत्वपूर्ण पद पे इतने समय से हैं और इतना विश्वास है सिस्टम को, सरकार को, हमारी जो पूरी व्यवस्था है उसको, कि आप इस व्यवस्था को ऐसे चला रहे हैं। देश की बेटियों पर बढ़ता ये विश्वास पहला भाव क्या लाता है आपके अंदर? गर्व का भाव और संतोष का भी भाव, पीस का भी भाव कि हाँ कि आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं देश की बेटियों के लिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। सुकून है। सुकून है, हाँ सुकून, सही शब्द आपने बताया, एक सुकून है जी। कि हाँ हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको भी उतने ही मौके मिलेंगे जी। अपने आप अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री जी के लिए, कि EIL में जो प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल टू ग्लोबल, जी, उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा योगदान कि हम बाहर के जो विदेश के कई कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं एज EIL। ये थोड़ा हटके मैंने कहा आपको ये भी बता दूं कि हम देश में ही नहीं विदेश में भी काम करते हैं। और आज देखिए, अगर बेटियों को देखिए, युवतियों को देखिए, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या कोई और तकनीकी क्षेत्र हो, राजनीतिक हो या मेडिकल हो, कोई भी फील्ड है, जिस भी फील्ड को आप देखिए, तो इनफैक्ट कुछ फील्ड्स में तो लड़कियां और बेटियां ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। थोड़ी प्रतिस्पर्धा आपको भी होगी शायद इस बारे में। बट ये एक, और मैं ऐसा भी मानूंगी कि जैसे तकनीकी क्षेत्र आप देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे, कॉलेज में थे, तो बहुत कम लड़कियां थीं जो इंजीनियरिंग में जाती थी, स्टेम में जाती थी। पर आज आप देखिए तो 20% लड़कियां हैं जो इसमें आगे पढ़ रही हैं। और देश ही क्या, पूरा विश्व खुला हुआ है
बेटियों के लिए। और हम सब इस बात को मानते हैं कि अगर हमें अपनी जीडीपी बढ़ानी है, देश को आगे ले जाना है, कंट्रीब्यूट करना है, तो बिना बेटियों के सहयोग से तो होगा नहीं, संभव नहीं हो सकता। ज़रूरत हो ही नहीं सकता। तो हम लोग को हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है। एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी, एक अधिकारी, और इन सब समग्र जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना, आजकल हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। और आपको क्या लगता है ये बैलेंस जो है, अब मैं थोड़ा एक जो निजी पहलू है और एक अधिकारी का ऑफिस है और उसके बाद घर में माँ भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, ये इसको एक इस पे नियंत्रण स्थापित करना, आपको लगता है ये भी समय ने धीरे धीरे सिखाया, या अभी भी बहुत कुछ करना है जो कहते हैं ना उस लाइफ की इस तरह की चीज़ों की चुनौतियां हैं जिसको हम धीरे धीरे सीख रहे हैं इसको करना? देखिए, जीवन हमेशा सिखाता रहता है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि और मैं उम्र का भी तकाजा नहीं करती इसमें। कभी कभी कोई छोटे उम्र वाला, कोई कम ओहदे वाला भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। तो ये हमारे ऊपर है, हम किससे क्या सीखते हैं। और पूरे आपके दिन में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया होगा जहाँ कुछ सीखा ना हो हमने। तो यही हमारी मूल मंत्र है और आगे बढ़ने की भी एक प्रेरणा है। आपने सही कहा, एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपने कही, पर मैं ये कहूँगी कि मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप बहुत ही अग्रसर थे उसमें कि हाँ मैं बेटी पढ़े। और बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था हमारे घर में कि मैं बड़ी थी, मेरा भाई छोटा है, और मुझ में खुद में जुनून था और बाकी जुनून उन्होंने दिलाया कि भाई क्लास में जो है आगे बढ़ना है, अव्वल आना है। और इस तरह से एक इक्वल फुटिंग पे हम लोग बड़े हुए। जैसे भी कहिए, मेरे जीवन साथी भी उतने ही सहयोगी रहे हैं मेरे पूरे प्रोफेशनल जर्नी में। मेरे ख्याल उनका कंट्रीब्यूशन मेरी जर्नी में मेरे से ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि आज भी वो प्रोत्साहित करते हैं कि कुछ और करो, ये देखो, वो देखो। तो मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा मित्र कहीं नहीं पाया। वाह, क्या बात। और इसी तरह से वही मुझे शक्ति देता है आगे बढ़ने की। और मेरे पुत्र और पुत्री दोनों अपने अपने कार्य में काम करते हैं। डिफ़िकल्टी ज़रूर हुई। ये कहना कि पूरी जर्नी, पूरा प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ सीधा साधा चला, ऐसा होता नहीं है किसी के भी जीवन में। बट फिर वही मैं कहूँगी कि चुनौतियाँ आती हैं और उसमें आप कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे आप अपना संतुलन रखते हैं और कैसे मिलजुल के करते हैं। क्योंकि परिवार का भी साथ होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, और बेटे और बेटी दोनों के लिए होना चाहिए। मैं नहीं कहती कि सिर्फ बेटी के लिए होना चाहिए। आजकल तो सब बराबर है, कोई अंतर नहीं है। तो ये सब एक एनवायरनमेंट है जो कि आगे बढ़ाता है। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला जो मैं यहाँ तक हूँ, और मैं देश की सेवा, अपने उपक्रम को लीड करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मेरा सौभाग्य मिला। आपके इस उत्तर से थोड़ा विषयांतर में जाके एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ मैम। शिव और शक्ति, और कहा जाता है कि वेयर देयर इज अ फोर्स देयर मस्ट बी अ फोर्स कैरियर, और तभी हम कहते हैं शिव और शक्ति मिल के जीवन चलाते हैं। बहुत दिनों बाद मैंने एक ऐसी बात सुनी जिसमें जीवन का जो सहयोगी है उसको कोई अपना मित्र कहता है, क्योंकि पिछले कुछ समय का दौर जो हम देख रहे हैं उसमें बहुत अच्छा नहीं रहा है, रिश्ते बहुत अच्छे रूप में नहीं आगे चल रहे। आपको लगता है ये शिव और शक्ति का तालमेल घरों से जब मिस हुआ और जब हम इंटरडिपेंडेंस से सेल्फ डिपेंडेंस पे आ गए, उस परिभाषा पे आ गए कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, इसने कहीं ना कहीं उन चीज़ों में थोड़ी खटास पैदा की और तभी शायद चीज़ें अलग होनी शुरू हुई। ये कितना इम्पोर्टेंट है शिव और शक्ति का मिलना, एक साथ आगे बढ़ना? जी, बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ लिया।
मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ कि कभी भी जो आजकल हम सुनते हैं, कभी भी कोई चीज़ 50-50 नहीं होती, जी है ना। और किसी समय किसी को आगे बढ़ना पड़ता है एक रिलेशनशिप में या एक शिव शक्ति में, जो जी। ऐसे आपने परिभाषा बोली, और किसी को कभी पीछे हटना पड़ता है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है। कोई 50-50 का रूल मैं मानती नहीं, कभी 80-20 किसी के साइड होता है, कभी 80-20 किसी के साइड। जी और मेरा ये भी एक विचार है कि इसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें खट्टी मीठी बातें जीवन में सबके होती हैं, सब कुछ मीठा नहीं होता, जी बट इसमें परिवार का सहयोग, कई समय ऐसे मुश्किल आते हैं, उनकी भी बहुत ज़रूरत है। और खुद अपने में सहनशीलता भी चाहिए। हर बात ज़रूरी नहीं है कि हमारी मानी जाए जी। या उनकी मानी जाए। तो इसमें कब कैसे बैलेंस करना है, एक फाइन लाइन है, क्योंकि ये फाइन लाइन को पूरा जीवन आपको बना के रखना है। और अगर ये लाइन कहीं बिगड़ जाती है, तभी जो आप कह रहे हैं वो एक कठिनाई का कारण बन जाती है, और दो इंडिविजुअल्स के ही नहीं, दो परिवारों के बीच भी बन जाती है। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय है, आई वुड से। बट थोड़ी सी सहनशीलता, थोड़ी सी आपस में मिलजुल के चलना, 50-50 ना मानना, कभी 80-20 इस तरफ, कभी 80-20 उस तरफ, ऐसे ही मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसे ही जीवन चला है। 80-20 को अपना ईगो इशू ना बनाए। कोई कभी 20 हो सकता है, कोई कभी 80 हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर दोनों किसी प्रोफेशन में हैं तो दोनों के अप्स एंड डाउन्स होंगे। हो सकता है दोनों साथ साथ टेंशन हो, जी दोनों साथ साथ टेंशन ना हो। तो अब दोनों जने अगर उसी परेशानी में लिप्त हैं, तो जाहिर है कि एक जो एक पेशेंस है वो कम ही होगा, लेवल कम होगा। बट कहीं किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, और अपने आप को भी समझाना पड़ेगा। कभी गलतियां भी होंगी, कुछ और भी होगा, बट ये चीज़ें एक लॉन्ग टर्म पे देखिए तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, और परिवार अगर देखिए तो बहुत ही लंबा है। और हम ही नहीं, हमारे और सारे मिले जुले सहयोगी भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो है तो कॉम्प्लेक्स, बट एक चीज़ मैं कहूँगी कि हमारे देश में जो सोशल स्ट्रक्चर है, इंडिया में जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शायद यही एक कारण है कि हम जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो वेस्ट की बेस्ट है वो हम लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है। जी बहुत सुंदर मैम। एक छोटे शहर से स्कूली शिक्षा, फिर आगे की पढ़ाई, फिर कॉलेज, और फिर अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस पद तक की यात्रा, कैसा लगता है जब आप अपनी अब तक की इस पूरी यात्रा को एक पल के लिए रुकती हैं और मुड़ के पीछे देखती हैं? तो इस यात्रा में जो आपको दिखता है, उसमें से कौन सी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या महसूस होता है? ये आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आप मैं दिल से बताऊं तो मैं आगे देखती हूँ कि मेरा कितना समय बचा है ज़िंदगी में, जब मैं कुछ प्रोडक्टिव लाइफ जिसको कहते हैं, और मैं क्या नहीं कर पाई, क्या नहीं कर मुझे ये सोच के कभी कभी अभी बेचैनी होती है। मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ कि एक तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आईआईटी में एंट्री हुई थी, एक वो मोमेंट है जो टर्निंग पॉइंट था हमारे लाइफ का। क्योंकि वो एक हमारे घरों में एक प्रेस्टीज का भी इशू होता है कि हाँ भाई, जेई क्रॉस कर जाओ, वहाँ चले जाओ। और दूसरा मैं कहती हूँ, जिस परिवार से मैं जुड़ी अपने शादी के बाद, वहाँ मुझे बहुत प्यार मिला, और मुझे कभी नहीं लगा कि वो मेरा परिवार नहीं है। उसके लिए मैं मोमेंटस, आई मीन, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टचिंग और अपनीयता का एक पल है, वो मुझे कभी नहीं भूलता। और वो लगता है वही शायद
ऊर्जा का आज के समय जी, सबसे बड़ा ज़रूर, स्रोत है ज़रूर, ज़रूर। जो आपको आगे बढ़ाता है। कानपुर जो शहर है, देश भर में जब चर्चा होती है कानपुर की, तो कानपुर के रहने वाले जो लोग हैं वो उस कानपुर को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। कानपुर के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए कानपुर की एक अलग परिभाषा है। बट आप जब कानपुर को याद करती हैं, आपका शहर है वो, उससे कानपुर शहर से जुड़ी ऐसी कौन सी बात है जिनको आपको लगता है जब हमेशा आप जब उस बात को सोचती हैं तो कहीं अकेले भी बैठ के मुस्कुरा देती हैं कि अरे ये है हमारा कानपुर? ऐसा क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं हूँ लखनऊ की, जी। तो मैं पढ़ने गई और मैं अपने मैरिज के बाद कानपुर में ही हूँ, बट बोलती मैं हमेशा लखनऊ की हूँ। बट कानपुर की अगर बात करें तो आप सही कह रहे हैं, कानपुर की परिभाषा बहुत अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है। बट जो एक हम बहुत बचपन में कानपुर में एक दो बार बिठूर गए। बिठूर अच्छा, आपने सुना जी होगा? जी। तो मेरे पिताजी कानपुर के थे, तो वो जो एक गंगा किनारे जो यादें हैं वो हमेशा मन में बसी हैं। और कानपुर जितना भी जैसे भी आप करें, मेरे लिए याद वो बचपन की कानपुर जी। सबसे आखिर में मैम आपसे बस यही हम एक चाहते हैं, एक संदेश आपकी तरफ से जो देश के लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं। और जैसे इस इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने कहा था कि समग्र और सशक्त, इन दोनों तरह के आयामों में हमारा देश विकास के रथ पर आगे है। पूरी दुनिया, वर्ल्ड इज आइंग ऑन इंडिया। इस वक्त सब लोग हमें देख रहे हैं और मैंने कई जगह सुना मैम कि दिस इज इंडिया स्टोरी। दुनिया में इंडिया स्टोरी की बात हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो लोग आपको सुन रहे हैं? क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ी सतर्कता के संबंध में, तो मैं कहूँगी कि सतर्कता हमारे जीवन के हर एक स्टेप पे ज़रूरी है। और हर वर्ष देश एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है, उपक्रम ज़रूर मनाते हैं। तो एक इस वर्ष हमारा जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। और जो थीम है उसका कि जो नेशन की प्रॉस्पेरिटी हो वो कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी से जुड़ी हो। तो कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। तो ये ज़रूरी है कि अगर हमें देश को आगे ले जाना है और जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, जिस गति से हम अग्रसर हैं, उसमें हम सतर्कता को अपने जीवन के हर पहलू में अपनाएं, चाहे वो निजी पहलू हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो। और जिस भी पद पर हम हैं, इसको जिस स्तर तक जी खुद अपने उपक्रम में और अपने जो सहयोगी है, स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें भी इसका मैसेज दें। एक सिस्टम, प्रोसीजर्स के अनुसार चलें, क्योंकि उससे पारदर्शिता भी आती है और काम भी जल्दी बढ़ता है। और जो हमारी एक इंटेग्रल और एक इमेज है एक उपक्रम की, एक कंपनी की, प्रोफेशनलिज्म, इंटेग्रिटी की, वो भी बरकरार रहती है। तो मेरा यही संदेश है कि हम आने वाले अपने पूरे कार्य में इसको अपनाएं और पूरे दिल और जान और पूरी अपनी क्षमता से कोशिश करें कि हम जो भी कर सकते हैं देश की प्रगति पे, उन्नति के पथ पर हम जैसे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने पूरे क्षमता अनुसार कंट्रीब्यूट करें। तो सबको बधाई इस सतर्कता वीक के लिए। और आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पॉडकास्ट को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आने वाले आपके सारे जो भी कार्यक्रम हों, जो भी पॉडकास्ट हों, वो इम्पैक्ट क्रिएटिंग हो और आप भी देश के साथ आप भी प्रगति और उन्नति पे अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। और हम हमेशा नीतिपथ पे एक बात कहते हैं कि समग्र और सशक्त विकास, ये तो हम कहते ही हैं कि और भारत, और नीतिपथ का हमारा टैगलाइन भी है, भारत भाग्य भविष्य। तो समग्र और सशक्त विकास के लिए ज़रूरी है कि आप एक सजग प्रहरी की तरह देश की व्यवस्थाओं पर ज़रूर ध्यान दें और देश की व्यवस्थाओं में उसके साथ मिलके, उस तालमेल के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।